हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस 2023 प्री के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 7 को अभी कवर किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कि विक्रमशिला जो प्राचीन विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना बंगाल के किस शासक द्वारा की गई थी। और इसमें ऑप्शन है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल और डी है महिपाल। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल। देखेंगे विक्रमशिला के जो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना थी वह जो है कि पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी और इसने जो है कि 883 ईस्वी से 783 ईस्वी से 820 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। और देखें अगर विक्रमशिला को, तो नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद जो है यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो जो है कि धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी है फ्रांसीसी, सी है डेनिश और डी है अंग्रेज। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पुर्तगालियों द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वर्ष 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को जो है वहां बंदी भी बना लिया गया था। तो इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा जो बनाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है द आर्कटिक होम इन द वेदास किसकी कृति है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है बाल गंगाधर तिलक और सी है दयानंद सरस्वती और डी है विवेकानंद। तो देखिए द आर्कटिक होम इन द वेदास ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। देखेंगे बाल गंगाधर तिलक को तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हीं की ये पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास। बाकी इनके साथ देखें तो इनकी और पुस्तकों को देख ले तो जैसे हम देख सकते हैं गीता रहस्य, वो भी इनकी पुस्तक है। उसके बाद साइंस ऑफ कर्मयोग, ये भी जो है कि बाल गंगाधर तिलक की ही कृति है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिराद से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ था? चिराद जो स्थल है वहां से जो है कि निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखेंगे। ए है मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष, बी है प्रस्तर फलक उद्योग, सी है हड्डी के उपकरण और डी है मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हड्डी के उपकरण। देखेंगे अन्य ऑप्शन को इसमें हम देख लेंगे तो सराय नहर व महदहा से अगर हम देखें तो मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा सराय नहर व महदहा। आगे हम देख लेंगे प्रस्तर फलक उद्योग, जो पत्थर के उपकरण जो बनाए जाते थे फलकयुग उनका जो जहां बनाए जाते थे उनका उद्योग कहाँ पे था? तो ये हम देख लेंगे ये था गिलुंद में।
बाकी हम देखें चिरांद से जो है कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और मानवीय आक्रमण व युद्ध का साक्ष्य जो है ये जो है सराय नहर से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध एवं जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो देख लेंगे इन दोनों धर्मों का जो है संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कुंडग्राम, बी है औरंगाबाद, सी है बोधगया और डी है राजगीर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राजगीर। राजगीर में जो है हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों का जो है कि तीर्थ स्थल है। और विश्व शांति स्तूप हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं जो है कि महावीर स्वामी ने जियो और जीनो दो का संदेश जो है राजगीर के विपुलांचल पर्वत से दिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें है, अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए थे। और दूसरा है कि नौपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ थी, से जो है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। और विकल्पों को देख लेंगे, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें से जो है कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला कह रहा है कि अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां, जिसमें लोहे को तपाके जो है कि उनको आकार दिया जाता था, वो सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए थे। तो देखेंगे अतरंजी खेड़ा पर जो है किए गए उत्खनन में जिन पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिन पशुओं की हड्डियां मिली हैं, उनमें से अधिकांश जो है कि गाय तथा बैलों की हड्डियां वहां से प्राप्त हुई हैं। और उन पर जो है काटने के स्पष्ट चिन्ह दिखते हैं 500 ईस्वी के ईसा पूर्व के जो है पहले। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि उस समय जो है कि पशुओं की बलि दी गई है, और बलि जो दी गई है तो सर्वाधिक जो है कि लोहे के औजार प्राप्त होते हैं, इसका संकेत मिलता है, क्योंकि जो बलि दी गई है वो लोहे के ही उपकरणों के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि अतरंजी खेड़ा से जो है कि लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए थे। और बलि के साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। दूसरा हम देख लेंगे कि नौपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो देख लेंगे नौपाषाण कालीन स्थल जो मेहरगढ़ है वो जो कि वर्तमान में जो है कि पाकिस्तान में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषि बस्ती थी, और यहाँ जो है कि 6000 ईसा पूर्व के लगभग जो है कि कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं, जौ और मसूर की खेती का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो दोनों कथन हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अगला है बूदी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है नानक जी भील, बी है पंडित नैनूराम शर्मा, सी है किशोर सिंह और डी है महाराजा जय सिंह। और इसमें हम देख लेंगे बूदी किसान आंदोलन को, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पंडित नैनूराम शर्मा। देखेंगे वर्ष 1926 में जो है बूंदी में बेगार लगान की उच्च दरों के चलते जो है कि बूंदी के किसानों द्वारा पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। जोरवे संस्कृति को देख लेंगे, इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो ऑप्शन इसमें है ए माहुरझारी और बी है दैमाबाद, सी है लंगनाच और डी है बुर्जहोम।
और हम इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दैमाबाद। देखेंगे जोरवे जो संस्कृति थी इसका काल हम देख लें तो 1400 से 700 ईसा पूर्व के लगभग था जोरवे संस्कृति का काल। और ये जो संस्कृति थी एक ग्रामीण संस्कृति थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां हमें मतलब देखने को मिलती हैं, जिसमें कि दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ दिखता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे सबसे बड़ा स्थल जो है कि यहाँ का दैमाबाद था। और सबसे बड़ा स्थल तो दैमाबाद था, लेकिन सबसे बड़ी बस्ती अगर हम देखें तो इनाम गांव जो थी, इनाम गांव वो जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसको जो है कि चारों तरफ से जो है कि किला बंद किया गया था। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो है कि एक 5 कमरे वाले मकान का भी अवशेष हमें प्राप्त होता है। अन्य ऑप्शन को हम देख लेंगे। अन्य ऑप्शन में देखेंगे माहुर झारी को देखेंगे तो यहाँ से जो है कि इस्पात का साक्ष्य मिला है, इस्पात की साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और लंगनाज से अगर हम देखें तो लंगनाज जो है वो गुजरात में है। और यहाँ से अगर हम देखें तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति जो है का सर्वोत्तम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि माइक्रोलिथ का, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल की संस्कृति का साक्ष्य जो है लंगनाज से हमें प्राप्त होता है। बुरझोम से हम अगर देखें तो यहाँ से हमें गर्तावास प्राप्त होते हैं, पालती। और एक और चीज यहाँ से प्राप्त होती है, गर्तावास प्राप्त होते हैं, जिसमें जो है जमीन के अंदर जो है कि इसमें आवास बनाए जाते थे। और एक और इसकी विशेषता है कि कुत्तों को जो है कि मालिक के शव के साथ दफना दिया जाता था। जैसे कि जो व्यक्ति मरता था ये माना जाता था कि उसकी सबसे प्रिय चीज को जो है कि उसके साथ होना चाहिए, इसलिए जो है कुत्तों को भी जो है कि शव के साथ दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल तो दैमाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैलाश्रय और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देख लेंगे शैलाश्रय यानी कि शैल आश्रय, पत्थर के घर इसको कह सकते हैं, चट्टानों को काटकर जो बनाए जाते थे, एक गुफानुमा जो है कि ये घर होते थे। और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक स्थल बताना है। और ऑप्शन है ए आदमगढ़, बी है जबलपुर, सी है उज्जैन और डी है छिंदवाड़ा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आदमगढ़। देखेंगे आदमगढ़ की पहाड़ियां होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। और यह अपने जो है कि प्रागैतिहासिक शैलाश्रय और शैल चित्रों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ से पाषाण युग की कलाकृतियों की खुदाई भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे प्रागैतिहासिक स्थल तो आदमगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे कि शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका को किस वर्ष जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो भीमबेटका की जो चित्रकारी है, गुफा के अंदर जो चित्रकारी है, उसको जो है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखेंगे इसको किस वर्ष मान्यता दी गई थी। और ऑप्शन देख लेंगे, ए है 1983, बी है 1992, सी है 2003 और डी है 2007। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2003। देखेंगे भीमबेटका को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। और शैल चित्रों यानी पत्थरों पर की गई चित्रकारी और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध जो भीमबेटका है वो एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और इस भारतीय यह जो है कि इसे अगर हम देखें तो यह जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है मानव जीवन के शुरुआती साक्ष्य को प्रदर्शित
करता है। इनकी गुफाओं में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है और दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को भी इस पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है वितिहोता, बी है, सी है प्रद्योत और सी है शिशुनाग। तो प्रश्न कह रहा है कि किस राजवंश ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शिशुनाग द्वारा। देखेंगे अवंती जो स्थित था वो मालवा के क्षेत्र में अवस्थित था, जिस पर हम क्रमिक रूप से अगर हम देखें तो है वितिहोता, प्रद्योत, इन तीनों वंशों ने उस पर शासन किया था। लेकिन बाद में हम इसमें चलकर देखें तो शिशुनाग वंश द्वारा जो है कि इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है इसका। एक तरफ जो है कि हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ से उनसे संबंधित राज्यों को दिया हुआ है और इनको मिलान करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसमें इसका हो जाएगा राजस्थान में, तो ए का हो जाएगा 2। उसी प्रकार हम मोहनजोदड़ो को देखें तो इसका ये हो जाएगा सिंध में स्थित है। रंगपुर को देखें तो रंगपुर जो है गुजरात में है और बनावली को देखें तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला अगर हम देखें तो पहला कथन कह रहा है कि अनेकांतवाद जो है वो बौद्ध धर्म का एक प्राचीन सिद्धांत है। बी कह रहा है कि हीनयान बौद्ध धर्म के बुद्ध के मूल उपदेश का अनुसरण करता है। सी है कि महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या फिर छवि पूजा में विश्वास करते हैं। और डी है कि सतवीरा निकाय जो है वो प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों में से एक है। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला ही कथन सही नहीं होगा, क्योंकि अनेकांतवाद और स्यादवाद को देखें तो ये जो है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित ना होकर के बल्कि जैन धर्म के सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हम इसमें हम देख लेंगे हीनयान को। तो हीनयान को देख लेंगे तो ये बौद्ध धर्म का जो है कि अधिक रूढ़िवादी रूप हम इसको कह सकते हैं। और हीनयान जो है कि बुद्ध के मूल शिक्षण का अनुसरण करता है, यानी कि हीनयान में जो है परिवर्तन को नहीं स्वीकार किया गया है। वह जो है कि जो मूल शिक्षण था उस पर ही ये विश्वास करता है और यह जो है कि आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति की मुक्ति पर जोर देता है, यानी मोक्ष पर जोर देता है। तो इस प्रकार जो है कि ये हो गया हीनयान के बारे में। आगे हम महायान को देख लेंगे। तो हीनयान और महायान ये जो दोनों हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ देख लेंगे महायान को। तो इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय जो है बुद्ध के स्वर्ग में विश्वास करता है और मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता है तथा बदलाव का भी ये समर्थन करता है। यह बोधिसत्वों की भी अवधारणा का विश्वास करता है तथा बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो कि आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। बुद्ध के बाद जो है जिन व्यक्तियों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था ये उनकी अवधारणा में भी महायान विश्वास करता है। और आगे हम देख लेंगे सतवीरा निकाय को। तो यह शुरुआती बौद्ध स्कूलों में से एक था, इसलिए कथन 1 जो है इसका सही है। और इसमें जो है कि बौद्ध धर्म के संबंध में जो इसमें कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था?
और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है नागभट्ट, बी है वासुदेव, सी है चंद्रदेव और डी है गोविंद चंद्र। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार राजवंश को देखेंगे तो इसने जो है कि 8वीं से जो है कि 11वीं शताब्दी तक इसका शासन जो है कि रहा था। 8वीं से 11वीं ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था और इन्होंने जो है कि उत्तरी और पश्चिमी भारत पर शासन किया था। इनके द्वारा जो है उत्तरी पश्चिमी भारत पर शासन किया गया था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो नागभट्ट था। इसके कुछ शासकों को हम देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम वो प्रतिहार वंश का संस्थापक ही है। कन्नौज उसकी राजधानी थी। कन्नौज इसकी राजधानी थी। उसी प्रकार हम वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय को देखें तो इन्होंने जो है कि साम्राज्य के विलय के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। उसके बाद मिहिर भोज को देख लेते हैं। मिहिर भोज को देखें, ये भी जो है प्रतिहार वंश का ही शासक था और सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा था। अगला जो हो जाएगा महेंद्र पाल। तो ये जो है कि मिहिर भोज का पुत्र था तथा ये भी जो है एक शक्तिशाली राजा था तथा इसने जो है कि उत्तर बंगाल और मगध पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे नागभट्ट प्रथम, वत्सराज प्रथम। वत्सराज प्रथम जो है इसी वंश से संबंधित है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद मिहिर भोज और महेंद्रपाल। ये सभी शासक जो हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, अभिकथन को पहले देख लेते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की तथा उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहां का शासक उसका मामा था। कौशल का शासक उसका मामा था। उसने अपने पिता की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में जो है कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। और उपयुक्त में वक्तव्यों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेंगे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देख लेंगे अजातशत्रु जो है कि हर्यक वंश का शासक था और तथा जो है कि वो बिंबिसार का पुत्र था और इसने जो है 492 से जो है कि 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसके समकालीन देख लेंगे तो महात्मा बुद्ध जो हैं और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों जो है अजातशत्रु के समकालीन थे। अब हम देख लेते हैं इसको कथन को। तो कथन कह रहा है कि अजातशत्रु ने 493 में अपने पिता की हत्या की और उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये सही कथन है और क्योंकि उसने अपने पिता से जबरदस्ती मगध का राज्य छीन लिया था और उसे कैद कर लिया था और ऐसा माना भी जाता है कि लगभग 493 ईसा पूर्व में जो है उसने जो है कि अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया जबकि वहां का शासक उसका मामा था। तो ये भी जो कथन है ये कथन जो है कि सही है और इसका कारण जो दिया गया है कि मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया, तो कारण भी सही है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो है
कारक जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अगला है कि कदम वंश का शाही चिन्ह क्या था, और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है सुनहरा बाज, बी है सिंह, सी है धनुष और बाण, और डी है बाघ। तो कदम वंश का शाही चिन्ह पूछ रहा है और ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंह, शेर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को देखें तो धनुष बाण को, तो ये जो है कि चेरों का प्रतीक था, जो चेर साम्राज्य था दक्षिण में, और जो है कि चेरों के संबंध में और देखें तो पुगलूर शिलालेख में, अगर हम देखें पुगलूर शिलालेख, पुगलूर शिलालेख में अगर हम देखें तो चेर शासकों के 3 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। आगे हम देख लेते हैं गोल्डन ईगल को, यानी कि सुनहरा बाज। गोल्डन ईगल देख लें, सुनहरे बाज को, तो ये राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक अगर हम देखें तो ये जो है कि दंती दुर्ग था। आगे हम देखेंगे बाघ को, तो बाघ जो था वो चोल राजवंश का शाही प्रतीक था, चोल राजवंश का शाही प्रतीक था, और इसके संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। और बाकी हम देख लेंगे सिंह या फिर जो शेर था, इसको हम देख लेंगे कदम वंश का शाही प्रतीक था। उसी प्रकार धनुष बाण को देख लेंगे तो ये जो है कि चेर का जो है कि चेरों का प्रतीक था। तो इस प्रकार और यहाँ हम एक और चीज देख लेंगे, कदम वंश का जो संस्थापक था उसको देख लेंगे। तो कदम वंश के जो संस्थापक थे वो मयूर शर्मा थे, मयूर शर्मा थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है कि भारत के 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 के विद्रोह के संबंध में कथनों को बताना है। और ये पहला कथन दिया है कि ग्वालियर और दिल्ली में नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया था। और दूसरा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है ए और दो दोनों, बी है केवल एक, सी है ना तो एक ना ही दो, और डी है केवल दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है कि ग्वालियर और दिल्ली में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था। तो जो है कि ये कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्वालियर और कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था, न कि ग्वालियर और दिल्ली में। तो इस प्रकार ये पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने जो है 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया और भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए, मैनेजमेंट को यहाँ के देखते हुए करने के लिए जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलाती थी उनकी शक्तियों को जो है कि ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस प्रकार कथन 2 सही है और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने लाल किले के मुकदमे में अदालत में आईएनए के कैदियों का बचाव किया था। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है तेज बहादुर सप्रू, इसमें सी है भूला भाई देसाई और डी है उपरोक्त सभी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। देखेंगे आईएनए की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी तथा आईएनए के सैनिक जो बंदी बना लिए गए थे उन पर कोर्ट मार्शल व देशद्रोह का मुकदमा
जो है कि लाल किले में चला था और उसमें हम अगर देखें तो इसमें जो है इन सभी को शामिल किया गया था। देखेंगे आईएनए रक्षा समिति भारतीय राष्ट्रीय सेना के उन अधिकारियों की रक्षा के लिए 1945 में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित एक समिति थी जो आईएनए रक्षा समिति थी और इस समिति ने जो है आईएनए के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की और इसी समय के और इसमें जो है कि उस समय जो भी प्रसिद्ध वकील थे उसमें इनको शामिल इस समिति में उनको शामिल किया गया था, जिसमें हम देख सकते हैं भूला भाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, काटजू थे जिसमें, और लेफ्टिनेंट कर्नल जो होरीलाल वर्मा थे वो भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए और एक तरफ हम देखेंगे आंदोलन और सुधारक का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ इससे संबंधित संगठन का, और इसको जो है कि सुमेलित करना है। तो देख लेंगे अंतरजातीय विवाह को, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये केशव चंद्र सेन से संबंधित, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं इसको एक एक करके। यंग बंगाल मूवमेंट को देख लेते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक हैं और डेरोजियो जो है कि पुर्तगाली मूल के थे तथा एक भारतीय कवि तथा हिंदू कॉलेज कोलकाता के प्रधानाध्यापक भी थे। अपने समय में उनको देखें तो वो एक क्रांतिकारी विचारक थे तथा बंगाल के युवाओं में जो है जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन था और साइंस के जो है कि प्रचार के लिए वो उनको शिक्षा देते थे जो भी बंगाल के अभी युवा थे, और उन्होंने जो है कि केवल 17 वर्ष की आयु में ही एक शिक्षक के रूप में हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया था। तो इस प्रकार जो है कि डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित है। दूसरा हम रामकृष्ण मिशन को देख लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य जो थे विवेकानंद उनके द्वारा की गई थी, और मिशन ने जो है श्री रामकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के सभी आदर्शों और सिद्धांतों को इसमें शामिल किया है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, अगला देख लेंगे अलीगढ़ आंदोलन। तो इसमें हम अगर अलीगढ़ आंदोलन को देखें तो इसे जो है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ जो है कि अलीगढ़ में चलाया था और इसका केंद्र जो था वो अलीगढ़ था। और इस समय जो है इसके दो उद्देश्य बताए जाते हैं, और इसमें जो एक मुख्य उद्देश्य जो इसका बताया जाता है वो मुसलमान और जो नए अंग्रेज थे उनके बीच की गलतफहमी और तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। बाकी हम केशव चंद्र सेन को देखते हैं तो ये अंतरजातीय विवाह के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, और इसमें हम देखें बाद में चलकर जो है कि इनके द्वारा भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना भी की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों की वकालत की थी, और ऑप्शन इसमें है पहला है संध्या, दूसरा है युगांतर, तीसरा है दीन मित्र और चौथा है अमृत बाजार। देख लेंगे इसमें सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प देखेंगे, ए है 1 और 2, बी है केवल 1 3 और 4, सी है 2 3 और 4 और डी है 1 2 3 और 4। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन को इसमें हम देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2। अगर हम संध्या और युगांतर को देखें तो
अगर अखबारों को अगर हम देखें तो ब्रिटिश राज के दौरान जो है कि लोगों की दुर्दशा को उजागर करने के ये एक बेहतर साधन थे। और संध्या और युगांतर जो थे 1905 के बाद क्रांतिकारी समाचार पत्र थे। अगर हम देखें तो संध्या और युगांतर को जो है कि बंगाल के समाचार पत्र थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में देखें तो काल समाचार पत्र, इसने जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युगांतर समाचार पत्र को देखें तो इसे जो है कि अरबिंदो घोष द्वारा शुरू किया गया था। अरबिंदो घोष के द्वारा बंगाल में इसको शुरू किया गया था तथा एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसने जो है कि खुले विद्रोह और ब्रिटिश शासन के पूर्ण खंडन का प्रचार किया। उसी प्रकार संध्या को देख लेंगे तो संध्या जो समाचार पत्र था, ब्रह्मा बंधन उपाय, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय जो है द्वारा जो है कि इसका संपादन किया गया था। और 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के बाद इसने विशेष रूप से लोकप्रियता हासिल की थी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। और ए इसमें देखेंगे, ए है ताराबाई शिंदे, बी है पंडिता रामाबाई, सी है ज्योतिराव फुले और डी है राजा राममोहन राय। तो पूना में जो है कि विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी कि पंडित रामाबाई। देखेंगे पंडिता जो रामाबाई थी एक समाज सुधारक और संस्कृत की महान विद्वान थी। और उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में महिलाओं के प्रति जो हिंदू धर्म है वो काफी दमनकारी था। और उन्होंने जो है कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय स्थितियों के बारे में एक पुस्तक भी लिखी थी। और उन्होंने उन विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए जो है कि पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। उन महिलाओं के लिए जिनके पति या फिर जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी पति हैं, उनके जिन महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया था उनको जो है कि विधवा गृह में या फिर उन्होंने एक अलग भी इसके लिए जो है कि उन महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और भी स्थापना की थी तथा उन्होंने विधवा गृह की भी स्थापना की थी ताकि वे आर्थिक रूप से अपना भरण पोषण कर सकें। तो देखेंगे रामाबाई ने जो है कि पूना में आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी। इनके द्वारा जो है कि पुणे में आर्य महिला समाज की भी स्थापना की गई थी। तो महिलाओं के लिए योगदान एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिलाओं के लिए इनका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में अपनाया गया था। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में 1920 में, इसमें कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया। पहला है असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया, दूसरा है संवैधानिक माध्यमों से सुशासन की प्राप्ति और तीसरा है भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। और इसमें विकल्प दिया हुआ है ए केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है केवल एक और तीन और डी है केवल एक दो और तीन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल तीन, एक और तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे पहला जो है कथन सही हो जाएगा। दूसरा है कि संवैधानिक माध्यमों से स्वशासन की प्राप्ति। तो देखेंगे ये जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पंथ में जो है कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब संवैधानिक साधनों के माध्यम से जो है कि स्वशासन की प्राप्ति को अपने लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के बजाय जो है
इसमें जो है कि कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्ति का फैसला किया, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को सामने रखा? और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बी है एम एन रॉय, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है बी एन राय। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एम एन रॉय। देखेंगे भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को पहली बार जो सामने रखा था वो एम एन रॉय के द्वारा रखा गया था। उन्होंने जो है कि 1934 में इस विचार का सुझाव दिया था। और अगर इनको देखें तो एम एन रॉय जो थे वो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं तथा ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि संविधान सभा के विचार को सर्वप्रथम जो रखा गया था वो एम एन रॉय के द्वारा रखा गया था 1934 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे कि अंग्रेजों के निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ था? तो और इसमें हम देख लेंगे कथन। तो पहला कह रहा है कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क, दूसरा है ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित वस्त्र का आयात, तीसरा है भारतीय कारीगरों के लिए संरक्षण का अभाव। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके जो है कि सही उत्तर चुनना है। और ए है केवल 1, बी है केवल 3, सी है 1, 2 और 3 और डी है केवल 1 और 3। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तीनों ही कथन जो है कि हस्तशिल्प के पतन के कारण है। देख लेंगे अंग्रेजों ने जो है कि 1813 के बाद अंग्रेजों द्वारा 1813 के बाद हम देखें तो भारत पर जो है कि एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू कर दी थी तथा जो है भारत में ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क काफी हद तक कम कर दिया गया था। और ये इतना कम कर दिया गया था कि स्थानीय भारतीय बाजारों में ब्रिटिश माल सस्ता हो गया और इसके साथ ही जो है भारतीय निर्मित जो हस्तशिल्प है जिनकी शुरुआत में जो है कि पश्चिमी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मांग थी, वहां जो है कि उच्च आयात शुल्क ब्रिटेन में जो है कि भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगा दिया गया, जबकि भारत में जो है कि ब्रिटिश निर्यात पर जो है कि शुल्क काफी हद तक कम कर दिया गया और जिससे जो है कि भारतीय जो है कि अधिक महंगा लगने लगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि हस्तशिल्प के पतन में जो है कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तु पर उच्च आयात शुल्क के कारण था। दूसरा है कि ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित वस्त्र का आयात। तो देखेंगे शक्तिशाली भाप से चलने वाली मशीनों द्वारा जो है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था और भारतीय सामान सस्ते और बड़े पैमाने पर मशीन से उत्पादित माल के आयात के साथ जो है कम्पीट नहीं कर सके और इस तरह जो है कि भारतीय हस्तशिल्प का पतन जो है कि प्रारंभ हो गया। तो दूसरा जो कथन हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय कारीगरों के लिए संरक्षण का अभाव, तो तीसरा कथन भी सही है। तो इस प्रकार हस्तशिल्प के पतन के लिए जो है कि ये तीनों कारण जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1833 में जो महालवाड़ी प्रणाली थी वो किसके समय शुरू की गई थी? तो देखेंगे ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, बी है थॉमस मुनरो, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विलियम बेंटिक। देखेंगे ब्रिटिश भारत भूमि राजस्व प्रणालियों में जो है कि स्थायी बंदोबस्त के अलावा भारत में अंग्रेजों के अधीन अन्य प्रकार की भूमि राजस्व प्रणालियां भी थी, जैसे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। और ये जो महालवाड़ी है उसको जो है कि पूरे गांव के लिए जो है कि ये प्रणाली लाई गई राजस्व वसूली की। और इसमें देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो है
1833 में भूमि राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। और इसके क्षेत्र को देखें तो उत्तर पश्चिम सीमा इसमें मध्य प्रांत शामिल था। आगे हम गंगा घाटी, पंजाब आदि में जो है कि इसको लाया गया था तथा इसे जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों प्रणालियों के जो तत्व थे इसमें सम्मिलित थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे किसके समय ये शुरू की गई थी, तो ये बेंटिंग के समय शुरू की गई थी 1833 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा है वो किसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है चोल कला, बी है होयसल कला, सी है गांधार कला और डी है मौर्य कला। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है वो किस कला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चोल कला। यह जो है कि चोल कला से संबंधित है। चोल देखेंगे तो चोल जो है राजवंश वो दक्षिण भारतीय भाग में जो है कि सबसे महान राजवंशों में से एक था तथा उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लव को हराया था तथा उनके वंश की उत्पत्ति जो हुई थी वो कावेरी नदी की घाटी में चोल राजवंश की उत्पत्ति हुई थी। और इस शासनकाल के दौरान समाज और संस्कृति के जो है कि बहुत सारे विकास देखे गए तथा नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा है वो चोल कला का ही एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे मिलान पर आधारित प्रश्न है और एक तरफ जो है कि अधिकारियों को लिखा गया और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग, और इसमें जो है कि नीचे दिए गए कूट की मदद से इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसमें हम देख लेंगे पहला है लाक्षागृह, बी है सीताध्यक्ष, सी है पौतवाध्यक्ष और डी है पन्याध्यक्ष। तो इनको हम देख लेंगे। ये मौर्य प्रशासन से संबंधित अधिकारी हैं। और लाक्षाध्यक्ष को देखें तो ये जो है कि वो टकसाल के अधीक्षक माने जाते थे। लाक्षागृह जो थे यानी मिंट के अधीक्षक या टकसाल के अधीक्षक, तो ए का जो है कि एक हो जाएगा। सीताध्यक्ष को देखेंगे तो राज्य के स्वामित्व वाली भूमि जिसे सीता भूमि कहा जाता था और यह जो है कि सीधे तौर पर काम करने के लिए रखने वाले मजदूरों की देखरेख में इस पर काम किया जाता था और व्यक्तिगत खेती के लिए इन्हें पट्टे पर भी दिया जाता था। इस प्रकार सीताध्यक्ष को हम अगर देख लें तो इसका जो हो जाएगा कृषि अधीक्षक था। जो सीताध्यक्ष थे वो कृषि अधीक्षक थे। पौतवाध्यक्ष को देख लेंगे तो भार व माप के प्रभारी थे, ये वजन और माप के। तो इस प्रकार इसका सी का 4 हो जाएगा। और पन्याध्यक्ष को देखें तो ये वाणिज्य का नियंत्रक था। तो इस प्रकार वाणिज्य अधीक्षक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। कुछ अन्य अधिकारियों को भी हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि अमात्य देखें। अमात्य ये जो है सिविल सेवक थे, ये सिविल सेवक थे। उसी प्रकार हम सानिध्य को देख लेंगे। सानिध्य ये जो था कोषागार था, कोषागार से संबंधित थे। उसी प्रकार हम देख लेंगे समहर्ता को। समहर्ता तो ये किससे संबंधित थे, ये राजस्व के जो है कि कलेक्टर जनरल थे। राजस्व के कलेक्टर जनरल थे। तो इस प्रकार ये हो गया। पुरोहित जो हुआ करते थे वो मुख्य पुजारी हुआ करते थे। सेनापति सेना के प्रमुख हुआ करते थे। तो इस प्रकार ये देख लेंगे और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की एक रॉक कट मूर्ति कला है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे धौली हाथी, प्रखम यक्ष, रामपुरवा सांड और डी है सांची का शेर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि मौर्य काल की एक रॉक कट यानी कि चट्टानों को काटकर बनाया गया है मूर्ति कला को, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धौली हाथी।
देखेंगे मौर्य काल की रॉककट मूर्तिकला जो है कि वो धौली हाथी है, तथा धौली जो है उड़ीसा राज्य के प्राचीन क्षेत्र कलिंग में स्थित है। धौली जो है वो कलिंग में स्थित है और धौली में रॉककट हाथी सबसे पुराने स्मारक में से एक है, जिसमें जो है कि पूर्व दिशा में हाथी का चेहरा गड़ा हुआ है, यानी जो हाथी है उसने अपना जो चेहरा है वो पूर्व दिशा में उसको रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि किस गुप्त शासक ने महाराजा की उपाधि का प्रयोग किया था, और ऑप्शन देखेंगे श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी महाराजा की उपाधि का प्रयोग जो किया गया था वो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए गुप्त राजवंश को तो प्राचीन भारत में तीसरी शताब्दी के मध्य से लगभग 543 ईस्वी तक जो है गुप्त राजवंश ने शासन किया था। और इसमें हम अन्य राजाओं को देख लें तो श्रीगुप्त ने जो है महाराजा की उपाधि का प्रयोग किया। उसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को हम देख लेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को हम देख लें तो इसे जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, और इसे यह नाम जो दिया था देखेंगे वीए स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो ये जो है कि भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। और अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और इसी के दरबार में जो है कि नवरत्न थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है कि जब उत्तर पश्चिम से भारत पर गजनवियों ने आक्रमण किया तो कौन सा राजवंश हरियाणा पर शासन कर रहा था। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, ए है पुष्यभूति, बी है गुप्त, सी है तुगलक और डी है तोमर। तो उत्तर पश्चिम से भारत पर गजनवियों ने जब आक्रमण किया तो देख लेंगे हरियाणा पर शासन किसका था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तोमर। देखेंगे जब पश्चिमोत्तर से गजनवियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय तोमर राजपूतों ने हरियाणा पर शासन किया था, और गजनवियों ने जो है 1020 में जो है कि लाहौर पर कब्जा कर लिया। और तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।